बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शादी की पहली रात जब मैं दुल्हन बनी बैठी थी, तब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मुझे लगा कि मेरा शौहर आ गया है। मैं जल्दी से सिमट कर बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब मैंने सर उठाकर देखा तो सामने मेरी सास खड़ी थी। वो अचानक मुझे हाथ से पकड़कर बोली, मेरे साथ चलो। मुझे गुमान गुजरा कि शायद कोई रस्म वगैरह रह गई होगी जो अभी करना बाकी हो। मैं उठकर उनके साथ चल पड़ी, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वो मुझे एक कोठड़ी में ले गई और बोली, बहू, अब तुम ही इस घर की मालकन हो, संभालो आज से अपनी ड्यूटी। मैं तो उस कोठड़ी में खड़ी भैंसों को देखकर ही घबरा गई थी। मेरी सास बोली, बहू, ये जगह साफ करके तुम अपने कमरे में चली जाना। मुझे बेतहाशा रोना आया था, मगर सोचा कि अपनी सास के इस रवैये की शिकायत अपने शौहर से करूंगी। यूं मैं पहली रात की दुल्हन भैंस का गोबर उठाने बैठ गई, और जब वापस अपने कमरे में आई तो शौहर ने मुझे कमरे से निकाल दिया। बोला, तुमसे बदबू आ रही है। अब रोजाना ऐसा ही होता। जो ही शौहर पास आता तो सास मुझे बुला लेती, और जब मैं वापस आती तो शौहर कहता कि तुमसे बदबू आती है। एक दिन नंद बोली, भाभी, आज तुम्हारे कपड़े पहनकर मैं गोबर उठाऊंगी, बस तुम कमरे में ही छुप कर बैठ जाओ, तुम्हें एक राज मालूम होगा। मैंने ऐसा ही किया और अपने कमरे में छुप गई। अभी कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि जान निकल गई, क्योंकि मेरी सास तो। मेरा नाम आबरू है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती और निहायत लाडली औलाद हूं। मैं अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती हूं। मेरे वालिदैन ने मुझे शहजादियों की तरह पाला था। मेरे कहने से पहले ही मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दी जाती थी। मैंने मैट्रिक के इम्तहानात दे दिए तो अब्बू से जिद की कि मुझे गर्मियों की छुट्टियों में मरी घूमने जाना है। अब्बू ने हमेशा की तरह मेरी ये बात भी मान ली थी। मैं एक हफ्ते के ही टूर पर मरी गई थी, मगर मैं कहाँ जानती थी कि ये एक हफ्ता मेरी जिंदगी ही बदल देगा। हम एक दिन एक रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खा रहे थे कि एक औरत और लड़का हमारे पास आकर खड़े हो गए। वो औरत अब्बू से मुखातिब हुई और बोली, मुझे आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। अब्बू ने अम्मी की तरफ ना देखा और ना ही उनसे मशवरा लिया। अब्बू बोले, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं तो हक्का बक्का ही रह गई थी। मुझे अब्बू से इस कदर जल्दबाजी की तवक्को नहीं थी, क्योंकि अब्बू तो पहले भी कई अच्छे अच्छे रिश्तों को ये कहकर मना कर चुके थे कि मेरी बेटी अभी पढ़ रही है। जब तक ये पढ़ लिख कर अपने पैरों पर ना खड़ी हो जाए तब तक मैं इसकी शादी किसी से नहीं करूंगा। वो औरत बोली, मैं मंगनी की रस्म करना चाहती हूँ। अब्बू बोले, मुझे कोई एतराज नहीं है। उस औरत ने झट से अपने हाथ से अंगूठी निकालकर मुझे पहना दी और अब्बू से बोली, मुझे अपना राब्ता नंबर दे दें, मैं ये शादी बहुत जल्द करना चाहती हूँ। अब्बू ने किसी रोबोट की तरह जल्दी जल्दी अपना नंबर बताया। तब मेरी नजर उस लड़के पर पड़ी जिसके साथ मेरी मंगनी हो चुकी थी। वो मुस्कुराकर मुझे देख रहा था। मुझे वो बड़ा प्यारा लगा था, लेकिन फिर भी ये मंगनी मंगनी का चक्कर मुझे समझ में नहीं आया था। वो लोग चले गए तो अम्मी गुस्से से बोली, शब्बीर, आपने मुझसे मशवरा करना भी गवारा नहीं किया। मुझे तो हैरत इस बात पर हो रही है कि आप यूं ही किसी राह चलते शख्स को अपनी बेटी का रिश्ता कैसे दे सकते हैं। आपने उन लोगों के बारे में कोई छानबीन भी नहीं करवाई। हमें क्या इल्म कि वो कैसे लोग हैं, वो औरत कौन थी और वो लड़का न जाने कैसा था। अम्मी बेहद परेशान थी। अब्बू गुस्से से बोले, आबरू मेरी बेटी है और इसका अच्छा बुरा मैं खूब जानता हूं, तुम अपना मुंह बंद रखो। इस बात पर उन दोनों के दरमियान तू मैं होती रही और लड़ाई हद से बढ़ गई। हम 2 दिन ही मरी में गुजार कर वापस आ गए थे। घर में सभी का मिजाज बरहम था और सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे था कि अब्बू ने मेरे साथ तो मजाक ही कर दिया था। एक तो बिना इजाजत के मेरा रिश्ता तय कर दिया और फिर दूसरे ही दिन मुझे मरी से वापस भी ले आए। अगले ही दिन अब्बू मेरे पास आकर बोले, आबरू, तुम्हारी सास का फोन आया था। वो आज हमारे घर तुम्हारी शादी की तारीख लेने आना चाहती है, तुम अच्छे से तैयार हो जाना। तब मैं बोली, अब्बू, मैं तो अभी आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं शादी जैसी जिम्मेदारी अभी नहीं उठा सकती। अब्बू ने मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरा और बोले, मेरी बच्ची, अपने बाप का मान रख लो। अगर तुमने इस शादी से इनकार कर दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ये मेरे बंधे हाथ देख लो। अब्बू ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए तो इससे आगे मैं उनसे कुछ नहीं कह सकी। मैंने सर झुका दिया तो वो मुझे दुआएं देकर चले गए। शाम में ही वो औरत और उसका बेटा हमारे घर आ चुके थे। उस औरत ने अगले जुमे की तारीख मांगी थी। अब्बू ने भी हाँ कह दिया था। तब अम्मी बोली, बहन, इतनी भी क्या जल्दी है, हम लड़की वाले हैं, हमने अभी अपनी तैयारी भी करनी है। लेकिन वो औरत अम्मी से बात करने के मूड में ही नहीं थी। वो बोली, शब्बीर, आपको तो इस तारीख से कोई एतराज नहीं है ना। अब्बू ने नफी में सर हिला दिया तो वो उठकर चली गई। अब्बू भी उठकर खड़े हो गए
और बोले, मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी में किसी किस्म की कोई बदमज़गी नहीं चाहता। इतना कहकर वो भी कमरे से निकल गए थे। अम्मी बोली, आबरू बेटा, तुम ही अपने बाप से कहो कि मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं रूहान सी हो चुकी थी। मैं बोली, मैंने अब्बू से बात की थी, लेकिन उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए तो मैं बेबस हो गई। अम्मी परेशान सी होकर बैठ गई थी। यूं ही दिन गुजरते गए और जुमे का दिन भी आ गया। घर में अजीब सी उदासी थी। यूं मैं रुखसत होकर अहमद के घर जा पहुंची थी। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने गाड़ी को गांव की तरफ मुड़ते हुए देखा था। मैं धीमी आवाज में बोली, ये हम कहाँ जा रहे हैं? मेरा शौहर बोला, गांव जा रहे हैं, मेरे घर में। मैं तो शहर की पली बढ़ी थी। मुझे नहीं मालूम था कि गांव का कैसा माहौल होगा। मुझे अपने बाप से बहुत गिला था कि उन्होंने मुझे बोझ समझकर अपने सर से उतार कर फेंक दिया। मैं अपने ससुराली घर में दाखिल हुई तो ये घर मुनासिब ही था। तब मुझे सुख का सांस आया कि चलो, घर तो अच्छा है। मेरी सास ने बेशुमार रस्में कर डाली थी, इतनी रस्में कि मैं बहुत थक गई थी। फिर कहीं जाकर मुझे मेरी सास कमरे में छोड़ आई थी। अहमद का कमरा सादा सा था मगर खूब वसी था। मैं दुल्हन बनी अपनी शौहर की मुंतजिर थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा कि मेरा शौहर आ गया है। मैं जल्दी से सिमट कर बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब मैंने सर उठाकर देखा तो सामने मेरी सास खड़ी थी। वो अचानक मुझे हाथ से पकड़कर बोली, मेरे साथ चलो। मुझे गुमान गुजरा कि शायद कोई रस्म वगैरह रह गई होगी जो अभी करना बाकी हो। मैं उठकर उनके साथ चल पड़ी, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वो मुझे एक कोठड़ी में ले गई और बोली, बहू, अब तुम ही इस घर की मालकन हो। संभालो आज से अपनी ड्यूटी। तुम इस कोठड़ी को अच्छी तरह साफ करके अपने कमरे में चली जाना। मुझे असल हैरत तो कोठड़ी में खड़ी भैंसों को देखकर हुई। मैं तो उछल ही पड़ी थी। मैं बोली, आंटी, मुझे भैंसों से डर लगता है। वो मुझे घूर कर बोली, आबरू, मेरी एक बात याद रखना। मैं हर इंसान के साथ बहुत अच्छी हूं जो मेरी बात माने और मेरे कहे का मान रखे। जहां तुमने मुझ पर इस बात का रोब झाड़ने की कोशिश की कि मैं तो शहर से आई हूं, मैं कहां गांव के माहौल में गुजारा कर सकती हूं, उसी वक्त मैं तुम्हें हाथ से पकड़कर घर से निकाल दूंगी। मैं अपनी सास की बात सुनकर खौफजदा हो चुकी थी। उसके जाने के बाद मैं रोने लगी और डरते डरते गोबर वगैरह उठाने लगी। मुझे कराहियत महसूस हो रही थी मगर मैं मजबूर थी। मैंने दिल में सोचा कि अपने शौहर से सास के इस रवैये की शिकायत करूंगी। यूं मैं जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुई तो मेरा शौहर उठ बैठा और बोला, तुमसे इतनी बदबू किस चीज की आ रही है? तो मैं बोली, गोबर की। उसने मुझे अजीब सी नजरों से देखा और बोला, मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, मैं इस बदबू का आदी नहीं हूं। मैं बाहर सहन में पड़ी चारपाई पर बैठकर रोने लगी और दिल ही दिल में अब्बू से गिला करने लगी कि आपने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। यूं ही रोते रोते मैं सो गई थी। न जाने रात के किस पहर मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बालों को छेड़ रहा हो। मैं जल्दी से उठ बैठी थी। सामने ही मेरी सास खड़ी थी। वो बोली, बहू, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं बोली, अहमद कह रहे थे कि तुमसे गोबर की बदबू आ रही है, इसीलिए मेरे कमरे से निकल जाओ। मेरी सास गमजदा हो गई। वो बोली, मुझे अपने बेटे से इस किस्म के काम की हरगिज तवक्को नहीं थी। अहमद खुद भी तो गोबर उठाता है, फिर उसने ये सब क्यों किया? तुम जानती हो क्या, वो पहले ही शादी के खिलाफ था। वो कह रहा था कि मुझे शहर की लड़की से शादी करनी ही नहीं है। इसीलिए मैंने शादी की पहली रात ही तुमसे गोबर उठवाया कि अगर तुम उसका काम कर दोगी तो उसका दिल तुम्हारे लिए नरम पड़ जाएगा। मगर तुम बेफिक्र रहो, उसको तो मैं मजा चखाऊंगी। मेरा तुमसे वादा है आबरू, मैं तुम्हारे शौहर को तुम्हारे कदमों में ले आऊंगी, लेकिन इस सब के लिए तुम्हें मेरा हर कहा मानना होगा। मैंने सर हिला दिया तो वो मेरा माथा चूमकर मुझे अपने कमरे में ले गई थी। सुबह हुई तो मेरी सास ने मुझे एक सुर्ख रंग का लिबास पहनने को दिया और बोली, ये लिबास पहनकर तुम बहुत प्यारी लगोगी। ये कपड़े पहनकर तुम अपने शौहर के सामने तो जाना, मगर उसके पास मत जाना, और अगर वो तुमसे बात करना चाहे तो भी उसे धुतकार कर आगे बढ़ जाना, तब उसे तुम्हारी कदर होगी। मैंने ऐसा ही किया। मैंने वो लिबास पहन लिया और इधर उधर टहलने लगी। अहमद की नजर जूं ही मुझ पर पड़ी, वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। वो मेरे पास आने लगा तो मैं वहां से हट गई और छत पर चली गई। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि अहमद मेरे पीछे ही छत पर आ गया। वो बोला, आबरू, क्या बात है, तुम मुझसे यूं भाग क्यों रही हो, जैसे मैं तुम्हारे लिए कोई गैर हूं? मैं तनक कर बोली, आपने खुद ही कल रात मुझे भगा दिया था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मैं जल्दी से सीढ़ियां उतरकर नीचे अपने सास के कमरे में जाकर बैठ गई थी। मैंने आकर सारी बात उन्हें बताई तो वो मुस्कुराकर बोली,
देखा मेरी बात मानने का फायदा, पीछे पीछे आने लग गया है ना अहमर। अगर तुम यूं ही मेरी बात मानती रही तो शौहर के दिल पर राज करोगी। मैं खुश हो गई और बोली, मैंने आज तक आप जैसी सास नहीं देखी। वो मुस्कुराने लगी और बोली, तुम मुझे अपनी सास समझो भी ना, मैं तो तुम्हारी मां की जगह हूं। मैं रिवायती सास जैसी नहीं हूं जो चाहती हैं कि उनके बेटे उनके पल्लू के साथ बनकर ही रहें। मैं तो चाहती हूं कि मेरा बेटा अपनी बीवी के साथ इतना अच्छा हो कि पूरे गांव में मिसाल बने कि फाखरा ने अपनी बेटे की इतनी अच्छी तरबियत की है कि उसने आज तक अपनी बीवी को उफ तक नहीं किया। मैं अपनी सास की बातें सुनकर अंदर तक सरचार हो चुकी थी। शाम हुई तो मेरी सास ने मुझे फिर से कोठड़ी साफ करने को कहा। अब मैं उनको इनकार भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो मुझ पर जान निछावर कर रही थी। ऐसे में मैं उनकी बात ना मानकर उन्हें अपने खिलाफ नहीं करना चाहती थी। मैं झिलमिल करते लिबास में भैंसों का गोबर उठा रही थी तो मेरी आंखें छलक पड़ी थी। मुझे ये काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। खैर, मजबूरी के तहत मैं ये काम करके अपनी सास के कमरे में चली गई तो वो बोली, बहू, अब तक तुम्हारे शौहर को खूब सबक हासिल हो चुका होगा। तुम ऐसा करो कि अब अपने कमरे में चली जाओ, लेकिन अगर उसने कोई ऊंच नीच की ना तो मेरे कमरे के दरवाजे तुम पर खुले हैं। मैं जल्दी से भागकर अपने कमरे में चली गई थी। अहमर कमरे में मौजूद नहीं थे। मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने शौहर से खूब बातें करूं, वो मेरे नाज नखरे उठाए, मेरी तारीफ में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाए। खैर, मैं अभी बैठी ये सब सोच ही रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और मेरा शौहर कमरे में दाखिल हो गया। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, आबरू बेगम को ख्याल आ ही गया कि अपने कमरे में भी चले जाना चाहिए। वो अभी मेरे पास आकर बैठे ही थे कि झटके से उठकर खड़े हो गए। वो बोले, आबरू, आज फिर तुमसे बहुत बुरी बदबू आ रही है। तुम्हें इल्म नहीं है क्या कि शौहर के पास जाने से पहले साफ सुथरा लिबास पहनकर जाना चाहिए। मैं चुपचाप बैठी रही तो वो बोला, चलो शाबाश, उठो यहां से, जहां सारा दिन गुजारा है ना, अब भी उधर ही जाओ। मैं एक झटके से उठी और अपनी सास के कमरे में चली गई। वो मुझे देखकर बोली, अच्छा, तो अभी भी सबक नहीं सीखा है अमर ने। तुम फिक्र न करो, मैं उसे इंसान बनाकर ही रहूंगी। मैं बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई थी, मगर मेरी आंखों से आंसू बरसने लगे थे। मुझे अपने शौहर से बड़ा प्यार हो गया था, मगर मैं तो उसे अच्छी ही नहीं लगती थी। यूं ही रोते धोते मेरी आंख लग गई थी। सुबह जब मैं उठी तो अपनी सास को एक लड़की के साथ बैठे देखा था। वो लड़की तकरीबन मेरी हम उम्र ही थी। उस लड़के की नजर जब मुझ पर पड़ी तो वो उठकर मेरे पास आ गई और बोली, भाभी, कैसी हो? मैं हिना हूं, तुम्हारी नंद। मैंने अपनी सास की तरफ बड़ी हैरत से देखा था तो मेरी सास मुस्कुरा कर बोली, हाँ बेटी, ये तुम्हारी नंद ही है। ये हॉस्टल में होती है आजकल, पढ़ाई के सिलसिले में शहर गई हुई थी। शादी बहुत इमरजेंसी में हुई थी, इसीलिए इसे छुट्टियां ना मिली, तो ये अब तुमसे मिलने के लिए आई है। मैंने हैरत से अपनी सास की तरफ देखा और बोला, आंटी, किस इमरजेंसी में हुई थी मेरी शादी? मेरी सास एकदम छिटक गई और बोली, तुम तो जानती ही हो, अहमर कहाँ मान रहा था इस शादी के लिए। बस फिर जैसे ही मैंने उसको रजामंद किया तो फौरी तौर पर शादी कर दी ताकि वो फिर से ना मुकर जाए। मैं बोली, काश आंटी, आपने अहमर की मर्जी को अहमियत दी होती तो वो यूं मुझसे बेजार न रहते। मेरी सास बोली, देखना तुम, यही अहमर तुम्हारे कदमों में बिछा चला जाएगा, बस तुम मेरे कहे पर अमल करती रहना। मैंने सर हिला दिया था। हम सब ने मिलकर नाश्ता किया तो हिना सोने के लिए कमरे में चली गई। मैंने आज भी अहमर को इग्नोर ही किया था। पहले पहल तो वो मुझे बुलाते रहे, लेकिन मैं जब उनकी बात सुनने से पहले ही भाग जाती तो वो गुस्से में बोले, अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती थी तो फिर इनकार कर देती, लेकिन एक बात याद रखो, मैं ये सब ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। मैं फूट फूट कर रोने लगी। तब मेरी सास बोली, बेटी, तुम घर के कामों पर तवज्जो दो, अहमर खुद ही ठीक हो जाएगा। तुम कोठड़ी साफ करके आओ। मैं कोठड़ी साफ करके बाहर निकली तो हिना मुझे देखकर हैरान रह गई। वो बोली, भाभी, ये क्या कर रही हो? मैं बोली, गोबर उठाकर आई हूं। उसने मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देखा था, लेकिन बोली कुछ भी नहीं। मैं अपने कमरे में चली गई। अहमद जब कमरे में आए तो नाक पर हाथ रखकर बोले, तुम सुधरने वाली नहीं हो। मुझे बताओ, शहर में किसके साथ इश्क लड़ाती रही हो? ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बोली,
अपनी बीवी पर इल्जाम लगाते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। इतना कहकर मैं उठकर अपनी सास के कमरे में आ गई थी। वहां पर हिना भी बैठी हुई थी। वो मुझे देखकर बोली, भाभी, तुम्हें तो इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए। मैं बोली, तुम्हारे भाई ने मुझे कमरे से निकाल दिया है। वो चुप कर गई। फिर बोली, आओ हम छत पर चलते हैं। मैं उसके साथ छत पर चली गई। तब वो बोली, भाभी, लड़ाई क्यों हुई है? मैं रोने लगी और बोली, हिना, शादी की पहली रात से ही अहमद मुझे अपने कमरे से निकाल देते हैं। वो बोली, वजह क्या होती है? मैं शर्मिंदा सी हो गई और बोली, अहमद कहते हैं कि तुमसे गोबर की बदबू आती है। हिना बोली, भाभी, वो सच ही कहते हैं। सच में तुमसे बहुत अजीब सी बदबू आ रही है। क्या तुम्हें महसूस नहीं होती? मैं बोली, मुझे भी ये बदबू अच्छी नहीं लगती, मगर मैं क्या करूं? आंटी ने मुझसे कह रखा है कि मैं रात को अपने कमरे में जाने से पहले कोठड़ी साफ कर दूं, नहीं तो वो मुझसे सख्त खफा हो जाएंगी। हिना बोली, भाभी, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यूं जैसे ही शाम हुई, हिना बोली, भाभी, मुझे अपना कोई लिबास ला दो। मैंने अपना लिबास उसे दे दिया तो वो बोली, अब तुम अपने कमरे में चली जाओ। अम्मी को यही लगेगा कि कोठड़ी तुमने साफ की है। मैं बहुत खुश हुई और अपने कमरे में चली गई। आज मैं जल्दी ही कमरे में आ गई थी, इसीलिए अहमर अभी तक कमरे में ही मौजूद थे। वो अपने लैपटॉप में कुछ काम करने में मसरूफ थे। मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और उठकर मेरे पास आ गए। वो नरमी से बोले, आबरू, आज अपने शौहर के पास बैठने को तुम्हारा दिल कैसे कर गया? मैं एकदम से फूट फूट कर रोने लगी और बोली, आप ही मुझे हर शब अपने कमरे से निकाल देते हैं, हालांकि मैं आपके हिस्से का काम भी करती हूँ। मैं आपके हिस्से का गोबर उठाकर आती हूँ। अहमद हैरान हो गए और बोले, मैंने तो आज तक गोबर को हाथ नहीं लगाया। मैंने सारी जिंदगी शहर में गुजारी है, वहीं पर तालीम भी हासिल की। हम जमींदार लोग हैं, माना कि हमारे पास बहुत से मवेशी हैं, मगर तुम ये नहीं जानती क्या कि उनकी देखभाल के लिए मुलाजिम भी मौजूद है। मुलाजिम ही सारा काम करते हैं। मैं दंग रह गई थी। मैं बोली, हमारे घर के पीछे बनी कोठड़ी आपकी अम्मी ने ही मुझे दिखाई थी। वो कह रही थी कि अगर मैं ये साफ कर दिया करूंगी तो आपको अच्छी लगने लगूंगी, क्योंकि आप तो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते थे। बस मैंने तो आपके दिल में जगह बनाने के लिए ये सब कुछ किया, मगर आप तो मुझे अपने कमरे से ही निकाल दिया करते थे। अहमद हैरान से बैठे हुए थे। वो बोले, तुम किस कोठड़ी की बात कर रही हो? मुझे वहां ले चलो। मैं और अहमद घर से बाहर निकल गए और कोठड़ी के पास चले गए। तभी हमारे कानों में सास की आवाज आई। वो गुस्से से कह रही थी, हिना, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। हिना की खौफजदा सी आवाज सुनाई दी थी। वो बोली, अम्मी, कैसा खेल? तब मेरी सास बोली, हिना, तुम जानती हो क्या, मैं और शब्बीर बचपन के मंगेतर थे। शब्बीर आबरू के वालिद का नाम है। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी, मगर उसने जवान होते ही मुझे धोखा दे दिया और अपने चचा की बेटी से शादी कर ली। मेरी बचपन की मंगनी टूट चुकी थी। लोग मुझे हिकारत की निगाह से देखने लगे थे। सभी कहते थे कि मुझ में ही कोई कमी थी जो शब्बीर ने मुझे छोड़ दिया। एक तो अपनी मोहब्बत खो देने का गम मुझे हर लम्हा सताता रहता था, और फिर लोगों की तरह तरह की बातें मुझे बहुत तड़पाती थी। हम शहर में रहते थे, मगर मुझसे वहां किसी ने शादी न की। मेरे वालिदैन ने गांव में मेरा रिश्ता तलाश करके मेरी शादी कर दी। तुम लोगों का मरहूम बाप बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैं उसकी संगत में सब गम भूल गई थी। अब उनके इंतकाल को 2 साल हो गए हैं, लेकिन एक लम्हे के लिए भी मैं उनको नहीं भूलती। खैर, इस दफा जब मैं अहमद के साथ मरी गई तो मुझे वहां शब्बीर नजर आया। मैंने उसे न जाने क्यों रोक लिया और उससे हाल अहवाल मालूम किया तो वो बोला कि मुझे फेफड़ों का कैंसर है। मैं बस जिंदगी के आखिरी अय्याम में हूं। मेरी एक बेटी है, उसके मुस्तकबिल के लिए मैं बहुत फिक्रमंद हूं। मैं बोली कि मेरे बेटे से ब्याह दो उसे, तुम्हारी मोहब्बत समझकर सीने से लगाकर रखूंगी। शब्बीर मेरी बातों में आ गया। मैंने अमर से कहा कि वो सामने बैठी लड़की मुझे अच्छी लगी है, तुम्हारी शादी कर दूं उससे। अहमद को भी आबरू अच्छी लगी थी, इसीलिए हमने खड़े खड़े ही रिश्ता तय कर लिया। इस दौरान अहमद की बेकरारी देखने लायक थी। वो तो चाहता था कि फौरन ही आबरू ब्याह कर उसके घर में आ जाए, जबकि मेरा इरादा यह था कि आबरू को शादी के 1 हफ्ते बाद ही तलाक दिलवाकर घर से निकलवा दूंगी, ताकि उसके बाप की मौत खराब हो जाए, वो बिस्तरे मर्ग पर लेटकर मेरा दुख महसूस कर सके। मगर अहमद, वो तो आबरू का दीवाना था। मुझे ये सब होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने उसे गोबर उठाने का कहा और अहमद के कान में ये बात डाल दी
कि आबरू शहर में किसी लड़के को पसंद करती थी, इसीलिए वो तुमसे दूर रहने को ये सब कुछ करती है। और उधर आबरू को मैं ये कहती थी कि तुम जिस कदर अपने शौहर से दूर रहोगी वो तुम्हारा होता जाएगा। तभी अहमर आगे बढ़े और बोले, अम्मी, मुझे आपसे इस सब की उम्मीद नहीं थी। मेरी सांस तो मरने वाली हो गई थी। अहमर मेरा हाथ पकड़कर मुझे शहर ले आए थे। मैं अब्बू के गले लगकर बहुत रोई थी। उन्हें खो देने का ख्याल मुझे अंदर ही अंदर से मार रहा था। तब अब्बू ने बताया कि उनका कैंसर काबिल इलाज है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अहमर और मैं शहर में ही रहते हैं। हिना ने भी हॉस्टल छोड़ दिया है, अब वो भी हमारे साथ ही रहने लगी है। मेरी सास हर वक्त फोन करके माफिया मांगती है। अब मैं उम्मीद से हूं, इसीलिए मैंने उन्हें माफ कर दिया है और शहर बुला लिया है। अब हम जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, जिसमें नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।